चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का पार्ट 3 में स्वागत है। तो आज हम सब देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 में जो हम सब चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट 1 2 में हमारा चैप्टर 4 तक सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। और पार्ट 2 में हमारा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो चुका था। अब हम सब देखने वाले हैं चैप्टर 6, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6, 7, 8, 9 की जितने भी 4 चैप्टर आज हम सब कंप्लीट करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है। 6 चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय गुण। ओके, विद्युत चुंबकीय गुण। अब विद्युत चुंबकीय गुण क्या होता है उसके बारे में आइए डिटेल में समझते हैं, और चैप्टर 6 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स, आपने फ्लक्स का जो चिन्ह देखा होगा, फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और चुंबक को बी से डिनोट करते हैं, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? फाई बी से चुंबकीय फ्लक्स को क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि कोई चुंबक का क्षेत्र है, ठीक है, मान लो मैं कोई भी मतलब इसमें स्थित है पृष्ठ, मतलब किसी भी पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, ए अभिलंबवत जा रहा है, ठीक है, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे फ्लक्स किसको बोलते हैं, इसका डिफिनेशन आप सब कमेंट में लिख के जाओगे। जो भी बच्चा फ्लक्स का डिफिनेशन लिख के जाएगा, फ्लक्स किसको बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं, उसका जो नाम सेकंड वीडियो में लिया जाएगा कि ये बच्चा अच्छे से आंसर दिया है, ठीक है। और जो भी अच्छे से कमेंट करेगा, अच्छे से उसका डिफिनेशन लिखेगा, उसी बच्चे का नाम लिया जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? जैसे कोई भी पृष्ठ है हमारा, ठीक है, एक पृष्ठ है, इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं किसके अभिलंबवत गुजर रही हैं। अब इन्हीं रेखाओं के माप को बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको फाई बी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, बी जहाँ पर बी क्या है हमारा, ए चुंबकीय क्षेत्र है और बी के लंबवत है, तो क्या है हमारा चुंबकीय फ्लक्स? फाई बी इक्वल बी इंटू ए, जहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपने इस डॉट का चिन्ह जहाँ देखोगे, ठीक है, उसके जगह पे हमेशा कॉस थीटा लगेगा। ध्यान रखना, इसका जो डॉट हटाने के लिए कॉस थीटा का यूज होता है, अगर क्रॉस हो तो उसके जगह पे क्या लगता है हमारा? साइन थीटा। इतना क्लियर कर लेना। ओके, तो जो हमारा है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक प्रयोग देखते हैं। तो फैराडे ने एक कुंडली, जिसको जो हमारा ग्लेवेनोमीटर और एक दंड चुंबक की सहायता से एक प्रेक्षण, मतलब प्रेक्षण किए, और उससे निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या, चलिए देखते हैं। जब तक कुंडली में एक चुंबक स्थिर रहता है, कोई कुंडली है, जब तक उसमें चुंबक स्थिर रहते हैं तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जब तक चुंबक स्थिर है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। जैसे ही दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव को, कोई भी दंड चुंबक का है, ठीक है, उसके एक ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर जब चलाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित दिशा में क्या आता है? विक्षेप आती है। थर्ड क्या है हमारा, जब दंड चुंबक, इसको जूम कर लेते, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा फोन का। जब दंड चुंबक के उसी ध्रुव को स्थिर कुंडली से जब दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। अगर विक्षेप इस साइड हो रही है तो विक्षेप फिर इस साइड होती है, ठीक है। कुंडली की फेरों की संख्या बढ़ाने अथवा शक्तिशाली चुंबक प्रयोग करने पर विक्षेप में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब इसकी जो राशि है, ठीक है, इसका राशि देख लो क्या क्या है, ध्यान से देख लो। राशि इसका क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि, इसका जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी का होता है। सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो मात्रक यूनिट है वो क्या होता है हमारा? चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक किसको बोलते हैं? वेबर। जो बी है उसका मात्रक क्या होता है हमारा? वेबर, और या कह सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका जो बीमा सूत्र है वो क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 8 टी। अब इसमें देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब कुछ इसके इनमें नियम दिए गए, उस नियम को हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या थे कि जो फैराडे जी थे, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित 2 नियम दिए थे। एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। तो प्रथम नियम क्या है कि जब किसी वैद्युत परिपथ से जो हमारा बंद चुंबकीय फ्लक्स कि अगर मान में अगर चेंज आता है, जो बंद चुंबकीय फ्लक्स बी के मान में अगर चेंज आता है तो परिपथ में एक
प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की जो मतलब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि इसका जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूमैन का नियम भी बोलते हैं। जैसे देखो, यदि समयांतराल डेल टी में चुंबक फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई बी है तो विद्युत वाहक बल क्या होता है हमारा, विद्युत वाहक बल क्या होता है हमारा, इसको नोट कीजिएगा। ये हमारा बल है, ई बराबर माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट करो। अब इसके बाद क्या होता है, इसका जो निष्कर्ष होता है क्या निकलता है कि जब चुंबक और कुंडली के मध्य, एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो विद्युत वाहक मतलब उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। जैसे जब मतलब चुंबक और कुंडली के मध्य एक आपेक्षिक गति होता है और इसकी वजह से कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ है तो उसमें एक मतलब अगर कुंडली को जब बंद परिपथ में रखा गया है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। एग्जाम में अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उसके कारण मतलब ऐसी होती है जो उस कारण क्या करती, विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसको लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम एग्जाम में आता है 2 नंबर में, तो इसको टिक लगा के रख लो क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फैराडे का नियम आए चाहे मत आए, लेकिन लेंज का नियम जरूर आएगा, जो फैराडे का क्या नियम है, द्वितीय नियम है। चलिए ठीक है। अब जहां पर यदि कुंडली के फेरों की संख्या क्या है, हमारा n है, तो हमारा E बराबर क्या होता है, -n। बस उसके जगह पे -n लग जाएगा हमारा, जहां पर हमारा जो है फाई डेल फाई बी इक्वल क्या हो जाता है हमारा फाई 2 - फाई 1। ओके, अन्योन प्रेरण गुणांक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण गुणांक किसे बोलते हैं। तो ध्यान देखिएगा, इसमें एक प्राथमिक कुंडली है, इसमें द्वितीय कुंडली है। तो क्या होता है कि जब दोनों कुंडली को जैसे देखो, जब एक दूसरे के निकट रखी जाती है, दोनों कुंडलियों को जब एक दूसरे के निकट रखी जाती है, ठीक है, तो कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसका मान परिवर्तित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण वही विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इसका कहने का मतलब है जब एक दूसरे के निकट रखी दो कुंडलियों के बीच, मतलब दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में अगर धारा एक कुंडली यानी मान लो कि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित का मान मतलब परिवर्तित करते हैं, तो दूसरी कुंडली में क्या होता है कि इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, फिर से देखो, जब दो कुंडली है, ठीक है, जब दोनों कुंडली को निकट रखा जाता है तो एक कुंडली में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है, और फिर इसमें भी धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। ओके, तो जो पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। अब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो द्वितीय कुंडली है, अगर उसमें उत्पन्न जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो n2 है, इसमें जो धारा n2 फाई 2 इंटू नहीं है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। जो n2 है उसकी संख्या फाई 2, उसमें जो विद्युत बुलाक फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है और समानुपाती का चिन्ह A होता है और I करंट। ठीक है, मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n, इसको छोटा कर लो, ठीक है, फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या n और फाई उसका क्या नाम है, फ्लक्स हमारा, ये दोनों क्या होती है, समानुपाती होती है धारा के। ठीक है, इतना समझ लो। और n किसका है, द्वितीय कुंडली का है, फाई द्वितीय कुंडली का है और करंट 1 कुंडली का है। तो ऐसे समझो, ठीक है। तो इसका E बराबर क्या हो जाता है हमारा -m di। जो -m है क्या होता है हमारा, समानुपाती होता है, मतलब नियतांक होता है, सॉरी, ठीक है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो फिर कोई कांस्टेंट लगता है, वही ये हमारा है -m di/dt। अब ये di/dt का अवकलन हो गया हमारा। अब जब अवकलन होगा तो क्या होता है हमारा, जहां पर m क्या है,
दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व अथवा अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहलाता है, जो यम है, ठीक है। और इसका मात्रक हेनरी होता है, यम का मान क्या होता है, हेनरी होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तथा फैराडे के नियम से जब इसमें फैराडे का नियम लगाएंगे, E बराबर डी एन टू फाइव टू, इसका अगला है डी बाई डी टी एन टू फाइव टू, या इसका ये हो जाएगा डी यम आई टू बटे डी टी। तो यदि समझो कि यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, कोई कुंडली है, अगर उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके अन्योन्य प्रेरक गुणांक के समान होता है। मतलब अगर कोई भी कुंडली, अगर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में, तो उसमें एक ई बल, हमारा विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उसके अन्योन्य प्रेरक गुणांक के समान होता है। जैसे समझो दो समक्ष समतल कुंडलियों का, जैसे यहाँ पर है दो कुंडली है, ठीक है, यहाँ पर R1 N1 I2 R2 N2 I2 दिख रहा होगा आपको। पहली कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो B हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, म्यू नॉट बट्टे 2, ये हमारा क्या है, म्यू नॉट। Ni I1 और मतलब N1 I1 बट्टे R1, और समीकरण इसमें दूसरी कुंडली में क्या हो जाएगा हमारा, फाई टू बराबर B1 A1, तो हमारा फाई टू बराबर म्यू नॉट 2 जो B1 का है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर जस्ट उठा के इसको रख देंगे, तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, हमारा A1 का पाई आर स्क्वायर, जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वही इस जगह पर लगा हुआ है अन्योन्य प्रेरण। तो जो हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, M बराबर N1 I1 और बटे I1, ओके। बस इस फार्मूले की जगह पे रख के M बराबर हमारा म्यू नॉट पाई N1 N2 पाई आर स्क्वायर 2 बटे 2R1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सौ प्रेरण क्या होता है, ये भी एक नंबर में एग्जाम में आता है, ठीक है। सौ प्रेरण क्या होता है, सौ मतलब स्वयं ऐसे ही समझो ना, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान में अगर परिवर्तन करते हैं, मतलब कोई भी कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर दिया है, ठीक है, तो उसमें जब एक फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स फाई जब उसमें चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समझ लो जब किसी कुंडली में आई प्रवाहित किया जाता है और उसके जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल यानी ई उत्पन्न होता है। इस घटना को सौ प्रेरण गुणांक बोलते हैं। कितना सिंपल रहता है, हर डिफिनेशन में एक ध्यान रखना, कोई भी चीज प्रवाहित किया जा रहा है विद्युत वाहक बल ही उत्पन्न हो रहा है, इतना ध्यान रखना इस चीज का। अब पर्यावर्ती धारा जनित्र, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगाओ। अब ये जो हमारे यहाँ से चुंबक का ध्रुव है नॉर्थ और साउथ, अब इसमें क्या होता है, यह एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। इसका सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। रचना एवं कार्यविधि खुद से लिख सकते हो। इसमें दो चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच एक तांबे का परिपथ तारों से बनी कुंडली होती है, ठीक है। तो अपनी अक्ष के परित मतलब घूमने के लिए स्वतंत्र होती है कुंडली के दोनों सिरों, ठीक है। मतलब इसका खुद से आप सब लिख सकते हो कि कुंडली के दोनों ये जो सिरा है, ठीक है, खुद से घूमने के लिए क्या रहती है, मतलब स्वतंत्र रहती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका डायग्राम बना देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है भंवर धारा पूछ देता है, भंवर धारा क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, 360 कर लेना, 480 कर लेना, जिससे आपको और अच्छे से वीडियो क्लियर दिखे, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो। और चैप्टर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या कमेंट कर देना। जब हम धातु के किसी टुकड़े को, भंवर धारा किसे बोलते हैं, भंवर धारा, तो कोई धातु है अगर उसका कोई टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, तो उसके टुकड़े को जब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स मतलब उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स में एक चेंज होता है, जिसके कारण एक संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यह जल में उत्पन्न भंवर धारा के समान चमकदार होती है, अतः इन्हें भंवर धारा भी कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कोई छोटा सा धातु लेंगे, मतलब धातु का टुकड़ा लेंगे, टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके वजह से संपूर्ण आयतन में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को बोलते हैं भंवर धारा। सिंपल सा यही भंवर धारा है हमारा, ठीक है। बस डब्बा बनाना, ये भंवर धारा है हमारा, ठीक है।
अब हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट होता है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्ट धारा किसे कहते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बहुत सिंपल है, जो आप सबका दैनिक जीवन में यूज होता है, जिससे आपने देखा अपने दैनिक जीवन से जोड़ के उस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम सब देखेंगे दृष्ट धारा क्या होती है। तो वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, मतलब समय के साथ इसका जो परिमाण स्थिर रहता है, ऐसी धारा को दृष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। प्रत्यावर्ती धारा वो होती है वह धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ उत्पन्न हो जाती है। एक बार गिर गया फिर से उठ गया, वही वाला खेल है, उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो ट्रांसफार्मर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में समझो कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। अपने घरों में घरों नहीं, घर से थोड़ा सा बाहर निकलो, आसपास देखा होगा, जहाँ पर थोड़ा बहुत खाली स्थान होगा वहाँ पर हमेशा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जिससे सुना होगा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, जिससे लाइट गर्मियों के दिन में नहीं आती, अक्सर गर्मियों के दिन में ही ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है। ओके, तो देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसी युक्ति है, या खुद से लिख सकते कि जो ट्रांसफार्मर है, सब अगर ट्रांसफार्मर चालू होता है तो बिजली सबके यहाँ आती है, ट्रांसफार्मर अगर ब्लास्ट हो गया तो बिजली बंद हो जाती है, ठीक है, जब तक नया ट्रांसफर ना आ जाए। ओके, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर की निम्न धारा को और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च धारा में, या निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। यह शक्ति परिवर्धन नहीं करता है। मतलब ये समझो जो ट्रांसफार्मर है, या ट्रांसफार्मर में दो चीज होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इन निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा, मतलब जो भी है और इसका जो मतलब भी निम्न है और इसका जो धारा है वो ज्यादा है, को उच्च प्रत्यावर्ती और निम्न धारा में परिवर्तित करता है। मतलब जस्ट अपोजिट कर देता है। अगर भी कम है, ठीक है, भी अगर कम है तो भी को बढ़ा देता है, आई अगर ज्यादा है तो आई को क्या कर देता है, कम कर देता है। ऐसे समझो ये हमारा क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर का गुण है। अब अपचाई जस्ट इसका अपोजिट करता होगा कि जो हमारा उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर, और निम्न धारा को क्या करता है, उच्च धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका जो सिद्धांत है किस पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसकी रचना देखो, इसमें नर्म लोहे की, मतलब देखो जो ट्रांसफार्मर होता है अधिकतर लोहे के बने होती है, मतलब लोहे का ही रहता है अधिकतर के। तो इसमें नर्म लोहे की एक पटलित क्रोट के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तार की दो कुंडलियां लपेटी रहती है, ठीक है। इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में मोटे तार में कम फेरे होते हैं, ठीक है, मोटे तार में कम फेरे होते हैं, यहाँ पर आपको फेरा दिख रहा होगा इस टाइप का, तथा द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। जबकि उपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार में अधिक फेरे होते हैं तथा द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। आप इससे समझ सकते हो कि अगर आपके पास ट्रांसफार्मर, अभी जाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद तो आप इमेज सर्च में सर्च कर लेना ट्रांसफार्मर, उसके इसमें ट्रांसफार्मर के बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाया होगा। या नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डायग्राम के साथ, प्रैक्टिकल के साथ आपको बताया गया कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर का पूरा जीरो से लेके हीरो तक का कॉन्सेप्ट उसमें है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ट्रांसफार्मर 7 नंबर में आना ही आना है, 7 या 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ओके, अगर आप यूपी बोर्ड के होगे तो 70 नंबर के क्वेश्चन में 7 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। अब इसमें जो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सब पढ़ने वाला है चैप्टर 8 का, ठीक है, विद्युत चुम्बक की तरंग। अब इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपको पढ़ा होगा हाइगेंस का नियम, ठीक है। अगर आपने हाइगेंस का नियम पढ़ा होगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हाइगेंस का नियम है। एक हाइगेंस का नियम आप सब नोट कर लेना, जो आप सबको लेक्चर मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 40 तक का, ठीक है। अभी शायद जो वेबसाइट है जहाँ से लेक्चर बन रहा है वो थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 40 तक का कल एक वीडियो आएगा जो लगभग 4-5 घंटे का रहेगा। तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखो और सारे नोट्स को वहाँ से लिखने, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस लेक्चर में मिलेंगे और सबका आंसर विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।